नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पश्चिम एशिया संकट का असर कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो है 195.5 रुपए महंगा हुआ है और आज से नई दर जो है वो लागू हो गई। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन आम जनता और व्यापारियों को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडरों की कीमतों में 195.50 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी है और ये वृद्धि जो है वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण की गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष और अस्थिरता के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और इसी वैश्विक दबाव के कारण घरेलू स्तर पर गैस की कीमतों को बढ़ाना पड़ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आज 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें जो है वो 2000 से ज्यादा हो गई हैं। इससे पहले 1 मार्च को भी कीमतों में 114.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि मात्र 1 महीने के अंतराल में व्यापारियों जो है वो गैस के दाम 300 रुपए से अधिक अब बढ़ चुके हैं। कमर्शियल गैस के महंगे होने से रेस्टोरेंट, ढाबे संचालकों और कैंटीन व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों को लगातार बड़ा झटका लगा है। ऐसे में लागत जो है वो बढ़ जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बाहर खाना और अन्य खाद्य वस्तुएं जो हैं वो महंगी हो सकेंगी। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में फिलहाल किसी बदलाव की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में पश्चिम एशिया में लगातार संघर्ष को देखते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। 195.5 रुपए बताया जा रहा है। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में फिलहाल किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। पश्चिम एशिया संकट का असर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 195.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में फिलहाल किसी भी बदलाव की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। और हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं। उनसे जानते हैं कि लगातार पश्चिम एशिया का संकट जो है अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कमर्शियल एलपीजी की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि सब कुछ स्थिति जो है वो पूरी तरह से सामान्य है और अब जो है धरातल की अगर बात करूं तो यहाँ पर कमर्शियल एलपीजी की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हुई है। नवीन जी बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है पश्चिम एशिया में जिस तरीके का तनाव चल रहा है, इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान के साथ जिस तरीके की आप ये कहें दबंगई करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे विश्व बिरादरी के ऊपर, उसका असर भारत में देखने को मिल रहा है। और मैं देखता हूँ कि देखिए भारत सरकार ने बड़ी स्मार्ट तरीके से पहले तो ये दावे किए कि नहीं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस का स्टॉक है, डीजल का है, पेट्रोल का है, बिल्कुल, और अब अचानक से आपने कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाने का मतलब होता है कि हर तरीके की प्रोडक्ट की बढ़ोतरी हो गई, महंगाई बढ़ गई आपकी। बिल्कुल। अब कॉमर्शियल का सिलेंडर जब 2000 रुपए के ऊपर का हो गया तो इसके मार किस पे पड़ेगी? अल्टीमेटली जो भी मार पड़ती है वो एंड यूजर के ऊपर पड़ती है, ग्राहक के ऊपर पड़ती है, उपभोक्ता के ऊपर पड़ती है। सरकार तो कहेगी कि नहीं साहब हमने डोमेस्टिक का गोली नहीं बढ़ाया, जनता में बाहर नहीं बढ़ा, लेकिन जनता जो भी चीजें बाजार से खरीदती है, आप कुछ भी खरीदेंगे, खाने पीने के सामान हो या आपके बहुत से प्रोडक्शन की चीजें हैं, कुछ भी आप लेंगे तो उसका जो इफेक्ट आएगा, उसके जो मार पड़ेगी वो एंड यूजर को पड़ेगी, आम उपभोक्ता को पड़ेगी। सरकार केवल और केवल जनता के साथ अगर कुछ बोल रही है तो झूठ बोलती है, सत्यता के साथ सरकार सामने आती नहीं। 11-11.5 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं मोदी सरकार को और अभी तक इस सरकार ने कोई धरातलीय काम किया नहीं है। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ आपने 1 रुपए का काम नहीं किया, किसी जिले में कहीं कोई उद्योग नहीं लगे, कहीं कोई काम नहीं किया, केवल बातें होती रही। बिल्कुल, ऐसे में छोटे छोटे उद्योगपति हैं जो ठेले लगाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, क्योंकि बहुत सारी दुकानें अब फिलहाल बंद हो गई हैं। गली चौराहे की बात कर ले, चाय की दुकानों की बात कर ले, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनकी दुकानें तो बंद हो गई, और या जो लोग बाहर कमाने गए हैं, खाने गए हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी मार है। बिल्कुल माही जी, आप एक चीज देखिए, एक तो क्या है कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है,
दूसरी चीज आपने रेट बढ़ा दिया। जो गरीब आदमी होता है, मजदूर होता है, वो फैक्ट्री से लंच में बाहर निकलता है तो ठेलों पे खा पी लेता है, सामान्य सस्ता उसको लंच वगैरह मिल जाता है। अब वो महंगा हो गया तो सीधी सीधी मार अगर किसी पर पड़ रही है तो गरीब और मजदूर किसान के ऊपर पड़ रही। किसान मंडियों में जाता है, वो खाना के टेबल पैक करके नहीं ले जाता है, बाहर ठेले लगे होते हैं उन्हीं के ऊपर खाता है। तो ये सबसे जो हमारा अंतिम, इसको ये अंत्योदय की बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो अंत्योदय वाला वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। ये मार जो पड़ रही है वो सबसे ज्यादा उसी के ऊपर पड़ रही है। जो प्रभावशाली वर्ग है या मध्यम वर्ग है, अपर क्लास है, उसको इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है। आएगा बाद में आएगा और उस पर आते आते 2 से 3 महीने लगेंगे। बिल्कुल ऐसे में जी कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद चीजें जो हैं वो महंगाई होगी, चुनाव के बाद होगा, लेकिन चुनाव से पहले ये चीजें जो है अभी से बढ़ने लगी हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अगले 15-20 दिन के अंदर ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके पास स्टॉक है नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि हमारे पास मात्र जो स्टॉक है वो 60 दिन का है, और ये तो लंबा चलने वाला है, ये तो एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल शांति प्रस्ताव चल रहे हैं, वार्ता चल रही है। क्या वार्ता चल रही है? परमाणु युद्ध की एक तरफ चेतावनी दी जा रही है, तो बड़ा विरोधाभास है इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। वहीं कमर्शियल एलपीजी के बाद अब दिल्ली में बढ़े हैं प्रीमियम पेट्रोल डीजल के दाम, और अब 160 रुपये प्रति लीटर पहुंचे रेट, और दाम बढ़ने से है वो आम आदमी पर बोझ बढ़ गया है। दिल्ली में प्रीमियम डीजल के रेट में करीब 1.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, और इसके साथ ही दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। इंडियन ऑयल के XP 100 पेट्रोल और एक्स्ट्रा ग्रीन की कीमतें जो है दिल्ली के लिए बढ़ा दी गई है, और XP 100 की कीमतें जो है 149 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। ऐसे में 160 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इंडियन ऑयल XP 100 भारत का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल है, जिसमें हाई एंड लग्जरी कारों और सुपर बाइक्स के लिए डिजाइन किया गया है, और ऐसे में इसी तरह के एक्सट्रेन ग्रीन अब जो है 91.49 रुपये की पिछली कीमतों के मुकाबले 92.99 रुपये बचे हुए हैं। और तेल उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रेट्स में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि उनकी कीमतें जो है IOCL से कुछ पैसे ऊपर नीचे हो सकती है, और इस निर्णय से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, खास करके परिवहन, लॉजिस्टिक और कृषि क्षेत्रों से जुड़े लोगों पर। सामान्य डीजल की तुलना में प्रीमियम डीजल बेहतर माइलेज और इंजन परफॉर्म अच्छा देता है, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों से इसका इस्तेमाल सीमित हो सकता है। वहीं महायुद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान जो है वो निकल कर सामने आया है। जंग खत्म करने पर ट्रंप का बड़ा ऐलान है। 2 से 3 हफ्ते में ईरान से जंग खत्म कर देगा अमेरिका, बड़ा बयान निकल कर सामने आया है, और ऐसे में युद्ध खत्म करने के लिए किसी समझौते की जरूरत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी भी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देगी। ट्रंप ने दावा किया है कि और कहा है कि ईरान में रिजिम चेंज का लक्ष्य जो है वो पूरा हो चुका है, इसलिए अमेरिका अब इस संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है। हालांकि ट्रंप ने समझौते की शर्त को हटा दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि युद्ध खत्म होने से पहले एक डील हो सकती है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है उससे पहले कोई समझौता हो जाए। भले ही ट्रंप ने युद्ध जल्द खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब तक जंग खत्म करने की बात नहीं कही है। हाल ही में नेतन्याहू ने कहा था कि वो ईरान के साथ जंग खत्म करने का कोई भी डेडलाइन तय नहीं कर सकते हैं। वहीं अमेरिका में एयरफोर्स बेस पर एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। शुरुआत में खबर आई थी कि ये F-15 फाइटर जेट था, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ है कि दुर्घटना F-35 फाइटर जेट की थी। ये हादसा जो है नवादा के कलेक्टेड काउंटिंग में लास वेगास में हुआ था, और रिपोर्ट के मुताबिक विमान का क्रैश होने से पहले पायलट ने सुरक्षित तरीके से इंजेक्ट कर लिया था, और कुछ समय तक के लिए पायलट लापता बताया गया था, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बाद में पायलट जो है वो सुरक्षित मिल गया और उसे मामूली चोट आई है।
वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुर्तगाल के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की है। बातचीत का मुख्य विषय जो है वो पश्चिम एशिया में जारी अस्थिर स्थिति और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुर्तगाल के विदेश मंत्री से उनकी अच्छी बातचीत हुई है और इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर अपने विचार साझा किए हैं। और इसी कड़ी में विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को रूस के उप विदेश मंत्री से भी बैठक की और बैठक में भारत रूस के व्यापक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। और इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर विचार साझा किए हैं। और इस मामले में विदेश मंत्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में हुई भारत रूस विदेशी कार्यालय की परामर्श बैठक में दोनों पक्षों ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को समीक्षा की है और द्विपक्षीय क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना ने सुबह ही एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है और ये ऑपरेशन जो है वो मंगलवार रात से लगातार जारी था। और एक अधिकारी ने बताया कि खास करके इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने मंगलवार शाम को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली। अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया। सुबह आतंकी को मार गिराया गया और इससे पहले फरवरी में सेना ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। किश्तवाड़ के चतुर में 3 आतंकी ढेर हुए थे। वहीं 4 फरवरी को भी सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को मार गिराया था। वहीं उधमपुर जिले में भी गुफा में छिपे जैश के 2 आतंकियों को ग्रेनेड विस्फोट में मार गिराया गया था। हालांकि एक आतंकी के छिपे होने की खबर निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद से सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको भी मार गिराया है। और ऐसे में आज जनगणना 2027 का पहला फेज आज से शुरू होगा और ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। पहले फेज में हाउस लिस्टिंग यानी कि मकानों की गिनती होगी। दूसरे फेज में जनसंख्या गणना जो है फरवरी 2027 में होगा और इससे लोगों में उनकी जाति भी पूछी जाएगी। आज़ादी के बाद से पहली बार जाति का डेटा जो है वो जुटाया जाएगा और इससे पहले 1931 में ऐसा हुआ था। जनगणना की स्थिति रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तब होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। जनगणना करने वाले आपस में कुल 33 सवाल पूछेंगे और देश में पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगी। कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा सीधे अपने स्मार्टफोन पर कलेक्ट करेंगे। पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे और फिर उन्हें पूरी तरह से डिजिटल किया जाता था और इसमें काफी समय लगता था। जनगणना पूरी तरह से हाईटेक होगी और मकानों की गिनती भी की जाएगी। हर घर के लोकेशन और डिजिटल मैप पर दर्ज होगी ताकि कोई मकान छूटे नहीं और ना ही किसी को दोबारा गिनती हो सके। संसद के बजट सत्र के आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं और 2 अप्रैल को संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। और इससे पहले आज लोकसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को बहस के और पास करने के लिए भी लिस्ट किया गया है। FCRA के संशोधन के लिए एक बिल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो लोग विदेशी फंडिंग के जरिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इधर सरकार लोकसभा में एक और बिल पेश कर सकती है जिसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश को एकमात्र और अस्थायी राजधानी के तौर पर मान्यता दी जाएगी। एक बार जब ये बिल कानून बन जाएगा तो अमरावती को 2 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता मिल जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लोकसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 जबरदस्ती पारित करने की योजना बना रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगी। ये विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये उनके NGO और गैर सरकारी संगठनों को तबाह कर देगी जिससे अल्पसंख्यक समुदाय चलते हैं। वहीं ईडी की टीम ने कोलकाता में रियल स्टेट डेवलपमेंट पर सोना पप्पू के आवास पर छापेमारी शुरू कर दी है और ये कार्रवाई जो है फ्लैट देने के नाम पर ग्राहकों से जमा किए गए पैसों की हेराफेरी और गबन के आरोपों के तहत की जा रही है। जांच जो है ईडी की टीम सोना पप्पू के निवास के साथ साथ कोलकाता स्थित उनके जुड़ी एक अन्य कंपनी के ठिकानों पर भी तलाशी ले रही है। ईडी के संदिग्ध वित्तीय लेन देन और ग्राहकों के धन को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल होने के इनपुट मिले थे और इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्री के सबूत जुटाने और हेराफेरी किए गए धन के स्रोतों का पता लगाना है। बिल्डर सोना पप्पू
पर आरोप है कि उन्होंने कई प्रोजेक्टों पर फ्लैट देने का वादा करके आम लोगों से मोटी रकम वसूली थी। ग्राहकों का दावा है कि लंबे वक्त के बाद भी उन्हें ना तो फ्लैट मिला है और ना ही उनके पैसे वापस किए गए हैं। ईडी अब इन प्रोजेक्ट से जुड़े बैंक खातों और निवेशकों के दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि ये पता चल सके कि पैसा कहां भेजा गया। राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और ऐसे में 65 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नए तबादलों के तहत 25 जिलों के कलेक्ट्रेट जो हैं वो बदले गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं और इस ट्रांसफर में चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी का भी बाड़मेर से टोंक कलेक्ट्रेट के पद पर तबादला किया गया है। वहीं उनकी बहन जो है रिया डाबी को भी उदयपुर जिला परिषद सीईओ से मुख्यमंत्री के ओएसटी के पद नई तैनाती की गई है। राज्य सरकार के नए आदेश के तहत जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव और डीआरपीआर और सचिव बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सचिव संजय नायक को जयपुर का नया कलेक्ट्रेट नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बड़े फेरबदल किए गए हैं। सीकर कलेक्ट्रेट जो है मुकुल शर्मा को मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव बनाए गए हैं। वहीं डींग कलेक्ट्रेट जो है कैलाश और अमित शर्मा को मुख्यमंत्री का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।